पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स हो गए, दो एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ साइड। ठीक है, दो सटा हुआ साइड है। ये इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड हो गया और इसका डायरेक्शन हो गया। इसमें भी क्या दिख रहा है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा पैरेललोग्राम बनाएंगे, ऐसे ऐसे मान लो पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो इसका जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इसके रिजल्टेंट वेक्टर को। डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायगोनल में भी क्या दिख रहा है? ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, ये नहीं कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, कौन कौन? एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, ये हो गया या ये हो गया, ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो बोलेंगे क्या? इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट, दोनों किस पॉइंट से निकल रहे हैं? सेम पॉइंट। देन द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। वो भी उसी पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए। डायगोनल तो ये भी हो सकता है, डायगोनल तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वो भी उसी पॉइंट से निकलना चाहिए जहाँ से दोनों वेक्टर निकल रहा है। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram representing magnitude and direction of two vectors originating from same point, then the diagonal of this parallelogram also representing magnitude and direction of resultant vector which is also originating from same point। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हम लोग? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया? तो लिखो parallelogram law of a tradition. According to parallelogram law of a tradition, according to parallelogram law of a tradition, parallelogram law of a tradition, if two adjacent sides, according to parallelogram law of a tradition, if two adjacent sides of a parallelogram, if two adjacent sides of a parallelogram representing magnitude and direction of two vectors, representing magnitude and direction of two vectors originating from a same point, originating from a same point, originating from a same point, then the diagonal of this parallelogram, then the diagonal of this parallelogram which is also originating from, then the diagonal of this parallelogram which is also originating from, which is also originating from, sorry क्या बोले? then the diagonal of this parallelogram is also originating नहीं नहीं नहीं, then the diagonal of this parallelogram also representing, representing
magnitude and direction of then the diagonal of this parallelogram also representing magnitude and direction of resultant vector which is also originating from same point, which is also originating from same point, which is also originating from same point. ठीक है, इस फिगर को बना लीजिए. नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? अगर बहुत सारे वेक्टर हों, जैसे बोलें ये देखो, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जिसमें दो से ज़्यादा साइड्स, जिस फिगर के अंदर दो से ज़्यादा साइड्स हो उसको बोलते हैं क्या? पॉलीगन. एटलीस्ट तीन होना चाहिए. ठीक है, जैसे बोलते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब पॉलीगन कहलाता है. ठीक है, तो सपोज करो हम एक फिगर बनाते हैं ऐसे, मान लो क्या ये पॉलीगन है? तो आपका आंसर होगा यस. क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तीन से ज़्यादा साइड्स हैं. ठीक है, तो अब ये क्या कहता है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर ये एक पॉलीगन का क्या है, एक साइड है जिसको क्या एक वेक्टर के किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये पॉलीगन का क्या है? दूसरा साइड है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताइए. ये भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये ओपन साइड है. क्या ये फिगर भी क्लोज हुआ है? नहीं. अब अगर एक तीसरा साइड आ जाए जो इस फिगर को क्या कर दें? क्लोज कर दे, तो वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो कैसे होगा थोड़ा ध्यान समझिएगा, अब मैं बताता हूँ. अब देखो, अगर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये वेक्टर का नाम क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. समझ में आया? अगर यहीं पर एक और वेक्टर मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँ, ऐसे, इसका नाम ले लो सी वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या होगा बताओ? ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा. ये क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. अगर हम यहाँ पर एक और वेक्टर ले लूँ, ऐसे ले लेता हूँ, मान लो ऐसे, ऐसे इसका नाम लिखता हूँ डी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से बताओ. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर. समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें बहुत सारे वेक्टर्स होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओपन साइड ऑफ पॉलीगन. ठीक है, ये ओपन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, विच इज टेकन इन किस ऑर्डर में दिख रहा है? ये सेम ऑर्डर, एक का पूंछ दूसरे का हेड से, सेम ऑर्डर. देन द क्लोज साइड ऑफ दिस पॉलीगन, जो पॉलीगन का जो साइड क्लोज कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि किस ऑर्डर में होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा. ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो थोड़ा इसको कम भी जानोगे तो चलेगा, लेकिन जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to polygon law of vector addition, if number of vector if number of vectors representing magnitude and direction of number of vectors representing magnitude and direction of the open side of polygon, sorry क्या बोले? if number of vectors representing magnitude and direction of the open side of polygon, then then the closed
साइड ऑफ पॉलीगन, सॉरी क्या दिखे, नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द ओपन साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, taken in same order, then the closed side of polygon, then the closed side of polygon also representing, then the closed side of polygon also representing magnitude and direction of, also representing magnitude and direction of resultant vector, magnitude and direction of resultant vector, which is always taken in, which is always taken in opposite order, which is always taken in opposite order. अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन लगाएंगे, ठीक है, एनालिटिकल। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर दो वेक्टर क्या थे, एक इधर जा रहा था तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ करके बता देते इतना इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना। लेकिन मैं कहूँ कि अगर दो वेक्टर सीधे ना जा करके अलग अलग एंगल पे जा रहे हो, एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहे हो, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में यूज़ होगा, जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये फार्मूला यूज़ होगा। आज के बाद ये फार्मूला एक बेसिक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग होगा हमारे पास एनालिटिकल LYTICL एनालिटिकल ट्रीटमेंट of triangles law of vector addition, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए फिगर क्या है, पहले फिगर समझते हैं हम लोग, सब लोग देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं थोड़ा पहले। मेन जरूरी है फिगर, फिगर समझ गया तो सारा खेल हो जाएगा, नहीं तो काम गड़बड़ है। सपोज करो ये ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। ये कोई दूसरा कोई वेक्टर है, इसका नाम क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये इनका क्या कहलाएगा, आप बताइए, ये इनका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका नाम क्या होगा, आर वेक्टर, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, वो ये होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है थीटा। फिर से सुनिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। लेकिन एक बीटा भी दिखाई देगा, वो बीटा क्या है, बीटा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, थीटा, ठीक। और रिजल्टेंट किधर जा रहा है वो क्या कहलाएगा, बीटा। तो जब भी तुमको कभी डायरेक्शन भविष्य में निकालना हो तो हमेशा बीटा निकालोगे। पूछेगा ना कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो तुमको क्या निकालना होगा, बीटा, ठीक है। और दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो क्या निकालोगे, थीटा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गई। चलो, तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इसका कुछ नेम कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, एम, थोड़ा एम एन ओ पी, ठीक है। इधर भी वही रख लेते हैं, एम, ठीक है। चलो, अब देखो हो गया। इसी ट्रायंगल को मैंने बगल में यहाँ पे बना लिया कि आपको समझ में है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं और
इसका डेरिवेशन करते हैं, देखिए कैसे होगा। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल देखना पड़ेगा, जिस ट्रायंगल का नाम हम लोग ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या ले लें, इन ट्रायंगल MNO, MNO। ठीक है, तो इसमें पता है ना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है MN, वही R का स्क्वायर, इक्वल टू बेस क्या है MO का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है NO का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? ठीक है सर। अब क्या करेंगे, MN क्या है, MN क्या है, R है, तो हम इसको लिख सकते हैं R का स्क्वायर इक्वल टू MO क्या है, MO को लिख सकते हैं MP प्लस OP, MP प्लस OP का होल स्क्वायर, प्लस ON को ON ही रहने देते हैं, NO लिख देते हैं होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, R स्क्वायर इक्वल टू MP क्या है, M से P तक A है तो A लिख लेंगे, प्लस OP क्या है, OP तो नहीं दिख रहा कुछ, तो OP को OP ही रहने देंगे, OP का होल स्क्वायर, प्लस ON क्या है, ON भी कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं B तो ये है, B तो ये है, ठीक है, ये जो B है ना वो, हाँ PN है, तो OP तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, वैसे ही रहने देते हैं, NO को NO रहने देते हैं होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है OP निकालना है और ON निकालना है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब हम OP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप मान लेना, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर 1 बोल लो। ठीक, अब मैं OP और ON निकालने के लिए क्या करूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, आराम से निकल जाएगा। हम एक ट्रायंगल पकड़ लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल PNO, क्या ले लेंगे, हाँ, इन ट्रायंगल PNO, एक बार साइन थीटा निकाल लेंगे और एक बार कॉस थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो साइन थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल को अगर ध्यान दिया जाए, इस ट्रायंगल को, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में बताओ परपेंडिकुलर क्या है, NO, ये तो परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। अगर आपको नहीं आता तो देखो सीख लो, जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ थीटा है, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको कट कर देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया NO, अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया, जल्दी बताइए, PN, NP या PN लिख सकते हैं। यहाँ से NO बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा PN साइन थीटा। ठीक है, अब PN क्या है, जल्दी से हमको बताए तो, PN है B, तो NO बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, B साइन थीटा, ये मिल गया। अब एक बार साइन थीटा निकाल लिया और एक बार क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस थीटा निकालेंगे। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होगा PO, अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगा PN, फिर से PO निकाल लो, PO बराबर क्या होगा PN कॉस थीटा। ठीक है, तो PO बराबर क्या हो गया, PN कितना है B है, PN फिर से B है, B कॉस थीटा। तो ऊपर वाले में आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा हम इसको B को सही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा B कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में देखें तो ऊपर वाले इक्वेशन में आपको क्या क्या चाहिए था, थोड़ा ध्यान दो, एक PO चाहिए था, एक NO चाहिए था, दोनों मिल गया क्या, PO भी मिल गया, NO भी मिल गया है ना। जब PO NO मिल गया तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ PO एंड NO इन इक्वेशन 1, रख दिया जाए, रखो।
इक्वेशन वन क्या था मैं तुमको बता देता हूँ, मुझे याद है। तो इक्वेशन वन था आपके पास, जल्दी से बताइए क्या था। आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस पी ओ था। ए प्लस क्या था, पी ओ था। ध्यान से देखिए, ए प्लस पी ओ, ए प्लस पी ओ या ओ पी बोल सकते हैं। तो पी ओ को क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ, साइन बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एन ओ था ना, एन ओ को क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब स्क्वायरिंग करना है, सॉल्व करना है, आंसर आपके पास आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको हम स्क्वायर करते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा स्पीकर को छोटा कर देते हैं, हाँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आपको दूर से भी दिखाई दे। चलिए, तो अब लगाओ यहाँ पर, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अरे ये होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर, है ना। तो क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा है ये, टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, यस नो। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। क्या होता है, वन। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि वो तो वन हो चुका है। अब इसी को आर बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, समझ में आया, यस नो। अब इसमें अगर डायरेक्शन निकालना तो कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, क्या निकालना हो, डायरेक्शन किसका, ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मतलब बीटा निकालना हो, देखो हमने बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बीटा, ठीक है। यहाँ से टेन बीटा निकाल लो, जल्दी से बताओ टेन बीटा बराबर क्या आ जाएगा फटाक से, इस ट्रायंगल के अंदर, बड़े वाले ट्रायंगल में ऐसे उठाओ, टेन बीटा कितना आ जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू होगा एन ओ अपॉन में क्या हो जाएगा, एम ओ हो जाएगा। टेन बीटा बराबर क्या मिलेगा, एन ओ अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था, क्या आया था जल्दी बताओ, याद है, बी साइन ये देखो एन ओ क्या निकाला था, यहाँ पे आ जाओ, एन ओ आया था बी कॉस, सॉरी बी साइन थीटा, और ओ पी क्या आया था, बी कॉस थीटा, ठीक है। तो एम ओ को क्या क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो, बी साइन इसको एन ओ लिख लो, और यहाँ पर एम ओ को क्या लिख सकते हो, एम पी प्लस ओ पी, एम पी प्लस ओ पी, देखो एम पी प्लस ओ पी लिख सकते हैं ना, यस नो। तो अब टेन बीटा बराबर एन ओ क्या बताया था अभी जल्दी बताओ, वो बी साइन थीटा बी साइन थीटा थीटा अपॉन में एम पी क्या है जल्दी बताओ, ए ए है और ओ पी प्लस ओ पी क्या था, बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, डायरेक्शन हो गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, समझ में आया। यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा लो,
हाँ ए बी दोनों पर वेक्टर का यहाँ पे साइन लगा लीजिए, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना इसको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि डायरेक्शन निकालना है तो वेक्टर साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा।